नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने गैमेटोफाइट जनरेशन की स्टडी की थी। वहाँ पर हमने मेल गैमेटोफाइट के विकास को और उसकी संरचना को स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, उसकी संरचना और उसका जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को यह पता होगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वह कहाँ पर बनता है, तो वह बनता है बीजांड के अंदर। तो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण या उसका विकास करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, बीजांड बनाना पड़ेगा या बीजांड का विकास करना पड़ेगा। और आपको यह भी पता है कि बीजांड कहाँ पर बनते हैं, तो जो बीजांड बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर बनते हैं। और पाइनस में जो गुरु बीजाणु पर्ण होती है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रकार की संरचना होती है, जिसका निर्माण सहापत्र सल्क और बीजांडर सल्क के ऊपर बीजांडर सल्क से होता है। और बीजांडर सल्क के ऊपर ही क्या लगे हुए होते हैं, बीजांड लगे हुए होते हैं। तो हम यहाँ से एक पॉइंट यह निकाल सकते हैं कि जो बीजांडर सल्क की ही कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, बीजांड का निर्माण करती है। क्योंकि जो बीजांड लगे हुए होते हैं वह कहाँ पर लगे हुए होते हैं, बीजांड दर सल्क के ऊपर लगे हुए होते हैं, या बीजांड दर सल्क का जो आधारी वाला पोर्शन था वहां पर क्या लगे हुए होते हैं, बीजांड लगे हुए होते हैं। तो मतलब वहीं की कोई कोशिका किसका निर्माण करती होगी, बीजांड का निर्माण करती होगी। पहले तो वह कोशिकाओं का समूह बनाएंगे, जिससे क्या कर देते हैं हम बीजांडकाय कह देते हैं। फिर बीजांडकाय के चारों ओर धीरे धीरे मध्यावरण का भी निर्माण होने लग जाता है। तो जो प्रारंभिक अवस्था में जो बीजांड बनता है वह बीजांड कैसा होता है, उसमें तो एक तो अध्यावरण होगा और बाकी का जो जितना भी जो पोर्शन पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, बीजांडकाय या न्यूसेलस। अब जो ये बीजांडकाय होता है इसकी ही कोई एक कोशिका विभेदित होकर अपना आकार बढ़ा करती है, और अपना आकार बढ़ा करके वह कोशिका किसके रूप में कार्य करेगी, यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कौन सी कोशिका के द्वारा किया जाता है, बीजांडकाय की कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो बीजांडकाय की जो कोशिका होती है वही किसका निर्माण करती है, फीमेल गैमेटोफाइट का या फीमेल प्रोथेलस का या मदर एक्मोफोर्बिक का निर्माण करती है। मदर एक्मोफोर्बिक का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, बीजांडकाय की कोशिका के द्वारा किया जाता है। क्योंकि बीजांडकाय की कोशिका ही क्या बनाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। फिर इसमें मियोसिस होगा जिससे 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, और जो गुरु बीजाणु बनेगा एक सक्रिय गुरु बीजाणु रहेगा इनमें से, और वही गुरु बीजाणु आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। तो बीजांडकाय की कोशिका फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करने का कार्य करती है। अब देखना है यहाँ पर जो बीजांडकाय की कोशिका है उसने क्या कर दिया, यहाँ पर बीजांड गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर दिया। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 4 कोशिकाएं बनते हैं। 4 कोशिकाएं बनती है या 4 कोशिकाओं का एक लाइनर टेट्राड या लिनियर टेट्राड मतलब रेखीय चतुष्क बनता है। और जो रेखीय चतुष्क में जो ऊपर की 3 कोशिकाएं होती हैं, या जो इसका जो बीजांड द्वार है, इसके बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं होती हैं वह धीरे धीरे अपहासित हो जाती है, और जो आधारी कोशिका होती है या इसका जो चलेगा या निभाग भाग की जो कोशिका होती है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि इन चारों ही कोशिकाओं में से केवल निभाग भाग वाली जो कोशिका होती है, या जो निभाग भाग वाला जो गुरु बीजाणु होता है जिसका निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा हुआ है, वही यहाँ पर सक्रिय रहता है, और बाकी के अपहासित होना शुरू हो जाते हैं या अपहासित हो जाते हैं। और ये सक्रिय गुरु बीजाणु पोषण लेकर धीरे धीरे क्या करता है, अपना आकार बढ़ा करता है। और बीजांड द्वार की तरफ के जो 3 गुरु बीजाणु हैं
वो तो क्या हो जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं, केवल सक्रिय गुरु बीजाणु ही शेष रहता है। अब जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु है ये धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करेगा, जिसके कारण पूरे बीजांड काय है जो ऊतक है, क्योंकि ये जो जितना भी जो ये वाला पोर्शन भरा हुआ है ये किसका है, बीजांड काय का है या न्यूसेलस का है। और इसके बीच में क्या है, यहाँ पर सक्रिय गुरु बीजाणु है जो कि धीरे धीरे अपना आकार बड़ा कर रहा है। और साथ ही इसमें क्या होगा, जो सक्रिय गुरु बीजाणु का जो केंद्रक है, इसका केंद्रक, इसमें क्या होगा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसके कारण यहाँ पर अनेक केंद्रक बनेंगे। और फाइनल्स में उन केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, लगभग 2000 से 2500 केंद्रक बनते हैं, जिसके कारण जो गुरु बीजाणु की जो भित्ति होती है वह इस बीजांड काय को परिधीय भाग में धकेल देती है। ये पूरा का पूरा ही क्या है, यहाँ पर गुरु बीजाणु है, इसमें अनेक केंद्रक उपस्थित हैं, मतलब अनेक केंद्रक युक्त गुरु बीजाणु। अब जो ये अनेक केंद्रक बने हैं इनकी संख्या कितनी है, 2000 से 2500 है। अब इन केंद्रकों के बीच में क्या होता है, एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक अस्थायी रिक्तिका बन जाती है, जिसके कारण ये केंद्रक हैं ये परिधि की ओर धकेल दिए जाते हैं, परिधि की ओर चले जाएंगे, परिधि की ओर एक पतली परत के रूप में यहाँ पर ये जमा हो जाते हैं। फिर इन केंद्रकों के चारों ओर क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर भित्ति का निर्माण होना प्रारंभ होता है। परंतु यहाँ पर जो भित्ति बनेगी वह ऐसी नलिकाओं के समान संरचना के रूप में बनेगी, मतलब बहुत सारे केंद्रकों के चारों ओर एक संयुक्त भित्ति का निर्माण हो जाता है। जैसे 4-5 केंद्रकों के चारों ओर संयुक्त भित्ति बन जाएगी, फिर 4-5 के चारों ओर एक संयुक्त भित्ति बन जाएगी, जिसके कारण इसका जो परिधीय भाग होता है या इसका जो भाग जो ये मुक्त केंद्रकीय भाग होता है यह अनेक कोशिकाओं के रूप में या अरीय लंबवत कोशिकाओं के रूप में नजर आता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे केंद्रों के चारों ओर एक कॉमन भित्ति का निर्माण हो चुका है, तो इसका जो पोर्शन होता है, इसका गुरु बीजाणु के अंदर का जो पोर्शन होता है वह अनेक मुक्त केंद्रकीय या अरीय लंबवत मुक्त केंद्रकीय कोशिकाओं के समान या नलिकाकार संरचनाओं के समान हमें यह दिखाई देता है। और इन नलिकाकार संरचनाओं को क्या कहा जाता है, एलोली या कोशिका कहा जाता है। फिर धीरे धीरे इन कोशिकाओं के केंद्रकों के चारों ओर भी कोशिका भित्ति बन जाती है, जिसके कारण प्रत्येक केंद्र के चारों ओर थोड़ा बहुत कोशिका द्रव्य जमा होकर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पर जो ये केंद्रकीय मादा युग्मकोश दिखता है, यहाँ पर जो मादा युग्मकोश बना है ये केंद्रकीय है, धीरे धीरे ये कैसा हो रहा है, कोशिकीय हो रहा है। और कोशिकीय कैसे होगा, पहले तो बहुत सारे केंद्रकों के चारों ओर एक कॉमन भित्ति बनेगी, जिसके कारण ये कोशिकीय हो जाएगा या एलोबिलीय हो जाएगा। फिर प्रत्येक केंद्र के चारों ओर भी कोशिका भित्ति बन जाती है, जिसके कारण यह कोशिकीय हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर केंद्रकीय मादा युग्मकोश से कोशिकीय मादा युग्मकोश या इसे फीमेल प्रोथेलस भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैसा है, अगुणित है। और अगुणित संरचना को हम प्रोथेलस या थैलस भी बोल सकते हैं। तो इसे फीमेल प्रोथेलस या फीमेल गैमेटोफाइट या कभी कभी इसे भ्रूण कोश भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसकी जो आधी से ज्यादा जो कोशिकाएं हैं ये भ्रूण कोश के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, इसी कारण से भ्रूण कोश भी बोल दिया जाता है या फीमेल प्रोथेलस बोल दिया जाता है। और फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोश तो हम इसे बोलेंगे ही सही। इस प्रकार मादा युग्मकोश का विकास संपन्न होता है। कैसे होता है, सर्वप्रथम मादा युग्मकोश का विकास करने के लिए या मादा युग्मकोश का विकास होता है कहाँ पर होता है, बीजांड के अंदर होता है। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, बीजांड बनाना पड़ेगा, या फाइनल्स के पादप को क्या बनाना पड़ेगा, बीजांड बनाना पड़ेगा। और बीजांड कहाँ पर बनता है, हमें पता है बीजांड दरअसल के आधारीय भाग में बनता है। तो वहाँ की कोशिका या वहाँ की कोई हाइपोडर्मिस कोशिका बीजांड का निर्माण करती है। फिर बीजांड का जो बीजांड काय होता है उसकी कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करेगी। कैसे करेगी, पहले तो अपना आकार बड़ा करेगी और उसमें
बहुत सारा द्विध्रुवीय होगा, अपना सुस्पष्ट केंद्रक होगा जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहेंगे। फिर इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के केंद्रक में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, जिसके कारण इस कोशिका के अंदर 4 केंद्रक बनेंगे एवं बीजाणु भित्ति का भी निर्माण हो जाता है, जिसके कारण एक लीनियर टेट्राड बनता है। फिर लीनियर टेट्राड के माइक्रोपाइल वाले पोर्शन की तरफ के जो 3 गुरु बीजाणु हैं वह तो धीरे धीरे अपहासित हो जाते हैं, केवल लिम्फान भाग वाला गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है। फिर इस सक्रिय गुरु बीजाणु में धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा करेगा, साथ में ही क्या होगा, इसमें मुक्त केंद्रकीय विभाजन भी होगा, जिसके कारण लगभग 2000 से 2500 मुक्त केंद्र बनते हैं। फिर इन मुक्त केंद्रकों के केंद्र में एक अस्थायी रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण ये केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं। फिर आगे जाकर क्या होगा, यहाँ पर जो ये परिधीय भाग पे जो ये केंद्रक है इनके चारों ओर कोशिका भित्ति बनना प्रारंभ हो जाती है। परंतु प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, इसमें बहुत सारे केंद्रकों के चारों ओर एक कॉमन भित्ति का निर्माण होता है, जिससे हमें जो है मादक भित्ति का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें अनियमित रूप से ग्रिगित नलिकाएं दिखाई देती हैं। रेडियली नलिकाओं के समान संरचना दिखाई देती है, जो कैसी होती है, बहुकेंद्रकी होती है और इन्हें कहा जाता है कोशिका या एलोमी। मतलब जो यहाँ पर जो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा वह 8-10 केंद्रकों के चारों ओर एक साथ होगा, जिसके कारण यहाँ पर हमें अनियमित रूप से ग्रिगित नलिकाओं के समूह दिखाई देते हैं और इन अनियमित रूप से ग्रिगित जो नलिकाएं होती है कोशिका कहा जाता है। मतलब कोशिका के समान यहाँ पर संरचनाएं बनेगी। फिर बाद में जाकर क्या होगा, इन कोशिकाओं में जो केंद्रक है इनके चारों ओर भी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण जो सारा ही जो ये फीमेल गेमेटोफाइट है या डेवलपिंग फीमेल गेमेटोफाइट है, ये कोशिकीय फीमेल गेमेटोफाइट में या सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार मादा एगमोटोफिट का विकास संपन्न होता है। फिर आगे जाकर इस मादा एगमोटोफिट के शीर्ष भाग की जो कोशिकाएं होती है वह विभेदित होकर स्त्रीदानियों का निर्माण करेगी और जो आधारीय भाग की जो कोशिकाएं हैं वह यहाँ पर क्या बना देगी, नीचे की ओर भ्रूण कोश का निर्माण कर देगी। इसी कारण जो यहाँ पर कोशिकीय मादा एगमोटोफिट बना है, इसे भ्रूण कोश भी कहा जाता है या फिर एक ऐसा है अगुणित प्रकृति का है, इसी कारण इसे स्त्री प्रोथेलस या फीमेल प्रोथेलस भी कहा जाता है। तो ये था मादा एगमोटोफिट का विकास या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब अगला जो पॉइंट होगा हमारा वह होगा स्त्रीदानी का विकास, जिसका निर्माण कहाँ पर होगा, मादा एगमोटोफिट के शीर्ष भाग की कोशिकाओं में या यहाँ का जो पोषण होगा वह स्त्रीदानियों का निर्माण करेगा। मतलब इस भाग की कोशिकाएं क्या करेगी, स्त्रीदानी का निर्माण करेगी। अगर एक कोशिका विघटित होकर आर्किगोनियल इनिशियल सेल के रूप में कार्य करेगी तो एक स्त्रीदानी का, 2 करेगी तो 2 स्त्रीदानी का, 3 करेगी तो 3 स्त्रीदानियों का यहाँ पर निर्माण होगा। मतलब जितनी कोशिकाएं यहाँ पर स्त्रीदानी प्रारंभिका के रूप में कार्य करेगी उतनी ही स्त्रीदानियों का निर्माण होगा। तो हम यहाँ पर स्त्रीदानियों का निर्माण करते हैं, तो पहले उसका हम डायग्राम बनाएंगे फिर उसके निर्माण को हम देखेंगे। अगर स्त्रीदानी के डेवलपमेंट की बात, स्त्रीदानी का डेवलपमेंट कौन सी कोशिकाएं करती है, तो अभी हमने क्या मनवाया, इसका डेवलपमेंट किया था फीमेल गेमेटोफाइट या मादा एगमोटोफिट का विकास किया था। तो जो कोशिकीय मादा एगमोटोफिट था उसकी ही जो शीर्ष भाग की जो कोशिकाएं थी, अभी बनाया था हमने कोशिकीय मादा एगमोटोफिट, उसकी ही शीर्ष भाग की कोशिकाएं विभेदित होकर अपना आकार बढ़ा करती है तथा किसके रूप में कार्य करती है, आर्किगोनियल इनिशियल सेल के रूप में कार्य करती है या स्त्रीदानी प्रारंभिक सेल के रूप में कार्य करती है। स्त्रीदानी प्रारंभिक मतलब स्त्रीदानी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं हैं, फीमेल गेमेटोफाइट के शीर्ष भाग की कोशिकाएं हैं। ये कोशिका बड़ा आकार कर लेगी और स्त्रीदानी प्रारंभिका के रूप में कार्य करेगी। इस कोशिकाओं में सर्वप्रथम क्या होता है, एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण पहले तो बनती है प्राइमरी नेक सेल जो ऊपरी कोशिका है,
ये तो क्या होगी, प्राइमरी नेक सेल। और जो निचली तथा बड़ी कोशिका है वह सेंट्रल सेल बनती है। क्या होगा, सर्वप्रथम आर्किगोनियल जो इनिशियल सेल थी उसमें एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो प्राइमरी नेक सेल बनती है और दूसरी सेंट्रल सेल बनती है। जो सेंट्रल सेल होगी उसका आकार काफी बड़ा होगा, जबकि जो प्राइमरी नेक सेल होगी वह छोटी होगी। अब जो सेंट्रल सेल और जो प्राइमरी नेक सेल होगी इनमें ही इन दोनों में वापस से विभाजन होते हैं। जो प्राइमरी नेक सेल होगी उसमें परिणतिक तथा अपनतिक विभाजन होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या बनती है, लगभग 8 की संख्या में नेक सेल्स का निर्माण होता है, जो कि स्त्रीदानी की ग्रीवा का निर्माण करने का कार्य करती है। स्त्रीदानी की ग्रीवा किससे बनाई जाएगी, नेक सेल्स के द्वारा बनाई जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है इसमें वापस से एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो छोटी कोशिका बनती है जिसे क्या कहा जाता है, वेंट्रल कैनाल सेल या बीसीसी सेल, जो कि कैसी होती है, स्मॉल होती है। यहाँ पर जो ये दिख रही कोशिका ये कैसी है, वेंट्रल कैनाल सेल या बीसीसी सेल है। और एक बड़ी कोशिका बनेगी जिसे एग सेल या अंडा कोशिका, ये कैसी होती है, काफी बड़ी या लार्ज होती है। इस प्रकार स्त्रीदानी का विकास संपन्न होता है। कैसे होता है, मादा एगमोपोदित के शीर्ष भाग की कोशिका, कोई भी कोशिका आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स के रूप में कार्य करेगी, वो अपना आकार बड़ा करती है, फिर उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो प्राइमरी नेक सेल और एक सेंट्रल सेल बनती है। प्राइमरी नेक सेल में परिणतिक और अपनतिक विभाजन द्वारा 8 नेक सेल का निर्माण होता है, जो कि स्त्रीदानी की ग्रीवा का निर्माण करने का कार्य करती है। उसी प्रकार जो सेंट्रल सेल है इसमें एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो बीसीसी बनेगी और एक एग सेल बनेगी। बीसीसी छोटी होगी और एग सेल बड़ी होगी, जो कि निषेचन में भाग लेने का कार्य करती है। इस प्रकार स्त्रीदानी का विकास संपन्न होता है। तो हमने यहाँ पर क्या बना ली, एग सेल बना ली। और जो हमने मेल गैमेटोफाइट का जो विकास किया था वहां पर क्या बना लिए थे, 2 नर युग्मक बना लिए थे। अब क्या करवाएंगे हम, नर युग्मक बना लिए, मादा युग्मक या एग सेल बना ली, तो क्या कराएंगे हम, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया कराएंगे। और हमें पता है जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, पोलन चैम्बर या जो बीजांड का पोलन चैम्बर है वहां पर उपस्थित होता है। जैसे मान लिया जाए ये कोई बीजांड है, बीजांड के अंदर यहाँ पर किसका निर्माण हो चुका है, स्त्रीदानियों का निर्माण हो चुका है। और यहाँ पर जो पोलन चैम्बर था इसमें क्या थे, मेल गैमेटोफाइट या डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट थे, और उनसे किसका निर्माण होगा, जाकर प्राग नलिका का निर्माण करेगा, जिसमें 2 नर युग्मकों का निर्माण हो चुका है। धीरे धीरे ये प्राग नलिका कहाँ पर आएगी, तो बीजांड का एक ही कोशिकाएं है उनको बेधती हुई स्त्रीदानी में प्रवेश करने का कार्य करती है, इनको ग्रीवा से उसको हटाएगी और स्त्रीदानी में प्रवेश कर जाएगी। स्त्रीदानी में प्रवेश करने के पश्चात इनमें जो प्राग नलिका में जो सांद्र द्रव्य भरा हुआ है ये बाहर से पानी को अवशोषित करेगा, जिसके कारण प्राग नलिका में ज्यादा से ज्यादा पानी एकत्रित होगा, जिसके कारण जो प्राग नलिका का शीर्ष भाग है यह फट जाएगा, जिसके कारण जो दोनों ही नर युग्मक है वह स्त्रीदानी में प्रवेश कर जाएगी। इनमें से एक नर युग्मक तो आपाशित हो जाएगा और दूसरा नर युग्मक एग सेल को फर्टिलाइज करके यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो निषेचन होता है, वायरस में जो निषेचन होता है वो कैसा होता है, साइक्लोगेमी प्रकार का होता है। और साइक्लोगेमी का मतलब क्या होता है, इसमें प्राग नलिका का निर्माण होता है और प्राग नलिका के द्वारा ही दोनों नर युग्मकों को एग सेल या स्त्रीदानी तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के निषेचन को क्या कहा जाता है, साइक्लोगेमी प्रकार का निषेचन कहा जाता है। और इस दौरान जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो पोलन चैम्बर में होते हैं, पोलन चैम्बर से नर युग्मकों को स्त्रीदानी तक लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्राग नलिका के द्वारा किया जाता है। और प्राग नलिका का शीर्ष भाग स्त्रीदानी के मुंह पर आकर कट जाता है, जिसके कारण दोनों ही नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं और दोनों को फर्टिलाइज करता है, दूसरा अपाशित हो जाता है। और यहाँ पर
प्रत्येक स्त्रीदानी के अंदर या फिर जाइगोट का निर्माण हो सकता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर 2 या 3 नर नवोदित आ चुके होते हैं तो वह अलग अलग स्त्रीदानी को भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक ही बीजांड के अंदर बहुत सारे जाइगोट का निर्माण हो सकता है। 2 या 3 जाइगोट का निर्माण हो सकता है और वह 2 या 3 भ्रूण बना सकते हैं, परंतु फाइनली जो भ्रूण बनता है जाइगोट से वह एक ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो भ्रूण कोश है इसमें जो पोषण होता है वह काफी सीमित मात्रा में होता है, जो केवल एक ही भ्रूण को पोषण दे सकता है। इसी कारण जो अन्य भ्रूण बनेंगे वह यहाँ पर अपहासित हो जाते हैं। और फाइनल में हम जब आगे भ्रूण का विकास देखेंगे तो वहाँ पर एक जाइगोट से लगभग 4 भ्रूण बनते हैं, उनमें से केवल एक ही शेष बचता है, मतलब उनमें इनमें भी क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी या जाइगोट के वितरण से ही बहुभ्रूणता यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भ्रूण का विकास। आज के लिए थैंक यू।